सामने गंगा, ये कृष्णा घाट है और कृष्णा घाट गंगा के ठीक सामने ये पटना यूनिवर्सिटी का मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान पटना विश्वविद्यालय, ये यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान कृष्णा घाट पटना विश्वविद्यालय, ये पटना विश्वविद्यालय का मनोवैज्ञानिक शोध संस्थान है जो कि ऐतिहासिक है अपने आप में। मनोवैज्ञानिक शोध संस्थान पटना यूनिवर्सिटी का है ये। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान शोध संस्थान में हूँ और हमारे साथ संस्थान के डायरेक्टर SD मिश्रा हैं। तो अब उनसे बात करेंगे कि यहाँ के वर्तमान भविष्य और क्या उनकी उपलब्धि है, क्या उनकी चुनौती है। इंस्टीट्यूट की स्थापना 1945 में सर गणेश दत्त द्वारा की गई थी और सर गणेश दत्त ऐसे महान विभूति थे जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए कम है और वे एकदम त्याग के प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट की इसी घर में रहते थे और इस घर को इन्होंने डोनेट किया पटना विश्वविद्यालय को 1945 में इस कंडीशन के साथ डोनेट किया था कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये मेंटल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड होगा। क्या होता था कि उस ज़माने में जो व्यक्ति मेंटल डिप्रेशन के शिकार होते थे, एंजाइटी के शिकार होते थे, न्यूरोसिस के, साइकोसिस के शिकार होते थे, मेंटल डिजीज से ग्रसित हो जाते थे, तो उनको बहुत हेय दृष्टि से समाज देखा करता था और उनके साथ जो समाज का व्यवहार बहुत बुरा होता था। ये गणेश दत्त सिंह का फोटो है, ये जो संस्थापक हैं इनके, और इन्हीं का भवन था, इन्हीं का फोटो है। इस इमारत में पटना विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की कक्षाएं चलती है। यह सिर्फ एक इमारत भर नहीं है, इसे आप एक व्यक्ति के शिक्षा प्रेम का स्मारक भी कह सकते हैं। इस भवन में स्वामी सर गणेश दत्त सिंह ब्रिटिश गुलामी के दिनों में बिहार उड़ीसा के स्वायत्त शासन मंत्री थे। प्रख्यात इतिहासकार स्वर्गीय डॉक्टर योगेंद्र मिश्र लिखते हैं, बिहार उड़ीसा प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1920 से 1937 ईस्वी तक प्रचलित रही। द्वैध शासन युग में बिहार उड़ीसा के सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए उसमें सर गणेश दत्त सिंह थे। 1868 से 1943 ईस्वी में थे। ये 1923 से 1936 ईस्वी तक बिहार उड़ीसा के स्वायत्त शासन मंत्री और 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने पर 1936-37 ईस्वी में बिहार के इसी विभाग में मंत्री रहे। उस समय तक भारत के किसी प्रांत में या ब्रिटेन में भी इतने लंबे समय तक कोई मंत्री नहीं रहा था। यह सिर्फ एक इमारत भर नहीं है, इसे आप एक व्यक्ति के शिक्षा प्रेम का स्मारक भी कह सकते हैं। के साथ जो समाज का व्यवहार बहुत बुरा होता था, ये जब ऐसे लोगों को देखते थे तो ये दया से भर जाते थे। तो उन लोगों के इलाज के लिए, उनका मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए इन्होंने 1945 में इस इंस्टीट्यूट को डेडिकेट किया और पटना विश्वविद्यालय को दान किया और इसी के साथ दिया कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड रहेगा और तब से ये चलते आ रहा है। आज हम लोग यहाँ पर एक कोर्स चलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, PGDCP उसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर 40 सीट है और लगभग हर साल ये सीट फुल हो जाता है और बच्चों का बहुत अच्छा रुझान है। और यहाँ पर सर स्कोप क्या है उसका, बच्चा यदि कर रहा है उससे तो बच्चों का बहुत स्कोप है यहाँ पर। सर गणेश अपने वेतन का 3/4 भाग छूते ही नहीं थे। उस समय मंत्री का वेतन 4,000 रुपये मासिक था। 3,000 रुपये सीधे सरकार के यहाँ जमा होते थे। इनमें से सर गणेश ने करीब 4 लाख रुपये पटना विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति देने के लिए दिए।
उस राशि से 14 अप्रैल 1933 को सर गणेश दत्त ट्रस्ट फंड की स्थापना हुई। छात्रवृत्ति देने के भी कुछ मापदंड बने। सर गणेश की इच्छा के अनुसार 5 श्रेणियां बनाई गई। पहले स्थान पर अस्पृश्य जाति के लोगों को रखा गया। दूसरे स्थान पर जनजातियों के साथ बढ़ई, धानुक, कहार आदि को रखा गया। तीसरे में यादव, कोयरी और कुर्मी थे। चौथे स्थान पर भूमिहार, ब्राह्मण, खत्री, राजपूत और अग्रवाल रखे गए। पांचवें में एंग्लो इंडियन, बंगाली, कायस्थ तथा मुसलमान थे। बच्चों का बहुत स्कोप है। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे एनजीओ वाले आते हैं जो बच्चों को का इंटरव्यू लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और यहीं से बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पारस हो गया, वेदांता हो गया, और भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो आते हैं दूसरे। और सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अब सरकारी जितने स्कूल हैं, जितने भारत सरकार के स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उस सब में काउंसलर का पद क्रिएट हो गया है और उसमें यहाँ के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और जब ये इंस्टीट्यूट बना था तो इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट था मेंटल हेल्थ के प्रति डेडिकेटेड। और आज जो है बिहार में एकमात्र क्लिनिकल फील्ड में एकमात्र यही इंस्टीट्यूट है। अभी चुनौती क्या है संस्थान का? अभी चुनौती संस्थान का यह है कि इसमें कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सर गणेश अपने बचे पैसों से गरीब प्रतिभाशाली छात्रों की जीवन पर्यंत मदद करते रहे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। योगेंद्र मिश्र आगे कहते हैं, 14 वर्षों तक मंत्री पद पर बने रहना सचमुच विस्मयकारी घटना है, किंतु इससे भी विस्मयकारी है अपना दायित्व निभाना और स्वायत्त शासन और चिकित्सा संबंधी सहायता कार्य के क्षेत्र में जनोपयोगी काम करना। अपने वेतन का केवल 1/4 अपने लिए रखकर 3/4 का सार्वजनिक कार्यों के लिए दान कर देना। संस्थान का यह है कि इसमें कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए मान्यता के लिए अब हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं और मान्यता मिल जाने के बाद इस इंस्टीट्यूट का क्रेज और बढ़ जाएगा। और ऐसे भी इस इंस्टीट्यूट का नेम पटना विश्वविद्यालय से है और नेम एंड फेम अच्छा है इसका। और हम लोग इसका बाहर से भी कुछ शिक्षक को जो विशेषज्ञ होते हैं बुलाते हैं, जैसे PMCH से आते हैं लोग, पारस हॉस्पिटल से लोग आते हैं, जो बहुत सारे पेशेंट को जो मेंटली चैलेंज्ड हैं उनको वे इलाज किए रहते हैं और उनको विशेषज्ञता हासिल रहती है वैसे पेशेंट के लिए। तो वैसे बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पर वे टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे वैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है। दूसरी बात कि हम लोग बच्चों को अपने जीवन काल में अपनी आय का 75% प्रति माह दान करता रहने वाला पूत शायद ही कोई मिले। यूँ वसीयत में सर्वस्व दान करने वाले लोग आपको मिल सकते हैं, जिन्होंने अपनी सारी बची संपत्ति सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार को या किसी ट्रस्ट को दे दी। पर सर गणेश तो वेतन का 3/4 भाग छूते ही नहीं थे। उस समय मंत्री का वेतन 4,000 रुपये मासिक था। 3,000 रुपये सीधे सरकार के यहाँ जमा होते रहते थे। इनमें से सर गणेश के करीब 4 लाख रुपये छात्रवृत्तियाँ देने के निमित्त प्रदान किए। रिम पास में रांची भेजते हैं, 1 महीना जा करके वे मेंटल हॉस्पिटल में रहते हैं और वहाँ टेक्निक सीखते हैं बच्चे हमारे यहाँ के, और सीख करके आते हैं। तो यहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट में बहुत सुविधा मिलती है, बहुत प्रेफरेंस मिलता है इधर रहो। सर ये जो और ये देखिए, हम लोग हर साल एक न्यूज बुलेटिन प्रकाशित करते हैं और बच्चों का प्लेसमेंट होता है, जो प्लेसमेंट का लिस्ट भी इसमें रहता है कि कहाँ कहाँ हर साल निकालते हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे प्लेस होते हैं। अच्छा, तो 40 सीट है इसमें और बिहार में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, इसलिए बच्चों का प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा है यहाँ। सर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब जो है वो पर्याप्त है उसमें, मतलब कि आपको और कुछ? हाँ, लैब
लैब भी यहाँ का लगभग ठीक ठाक है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सब हम लोग कराते हैं और उसको हम लोग कुछ अब उसको और थोड़ा सा मॉडर्नाइज उसको हम लोग अब करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक में उनकी मृत्यु पर लिखा था, सर गणेश दत्त सिंह अभूतपूर्व ढंग से 14 वर्षों तक बिहार उड़ीसा के मंत्री रहे। उन्होंने उदारतापूर्वक अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जनोपयोगी कार्यों में के लिए देकर एक मिसाल कायम किया। उन्होंने 4 लाख रुपए पटना विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति देने के लिए प्रेरित किए। इसमें कोई शक नहीं, आने वाली भावी पीढ़ियां उन्हें एक महान परोपकारी के रूप में सम्मान देगी और ऐसे लोगों में शामिल करेगी जिन्होंने स्वेच्छा से इसलिए कठिन जीवन बिताया ताकि गरीब उनकी बचत से लाभान्वित हो सके। आगे वे लिखते हैं, उनकी परोपकारिता इस मायने में अद्भुत है कि अपने वंशजों की उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई बिहार की भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए उदारतापूर्वक दान कर दी। मंत्री परिषद से हटने पर सर गणेश ने पटना कॉलेज के उत्तर पूर्व कोने पर कृष्ण कुंज नामक मकान बनाया, जहां उनका शेष जीवन गंगा तट पर भगवत भजन में बीता। जीवन काल में ही उन्होंने वसीयतनामा लिखकर यह मकान जमीन सहित पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया। सन 1945 से कृष्ण कुंज में मनोविज्ञान की पढ़ाई होने लगी। प्रोफेसर मैथी इसके पहले विभागाध्यक्ष थे। यह जानकारी हम अरुण सिंह की किताब पटना खोया हुआ शहर से बता रहे हैं। काउंसलिंग के लिए आते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, न्यूरोसिस है, साइकोसिस है और भी बहुत तरह का जो मेंटल हेल्थ होता है उनका गड़बड़ होता है, तो वे आते हैं काउंसलिंग के लिए। पूरे बिहार से आते हैं यहाँ पर और हम लोग काउंसलिंग करते हैं और पूरा एक हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि उसका रिकॉर्ड बनाते हैं जी। और यहाँ से वे लोग लगभग मैक्सिमम लोग ठीक होकर के जाते हैं। ये यहाँ का काउंसलिंग रूम है जो यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं के बारे में। अच्छा। और फिर यहाँ आने के बाद कुछ वैसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। अच्छा। उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिला। जैसे क्या? खुद को जानने में, जैसे आप परेशान होते हो बट क्यों परेशान होते हो। अच्छा, जैसे किस तरह का परेशानी था? कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि मैं नॉर्मली परेशान रह रहा था बट मेरा वर्क एक्चुअली परेशानी था मेरा। अच्छा। कि मुझे काम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ये समझने में बहुत मदद मिली कि अच्छा इस कारण से परेशानी हो रही थी।